स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले चैप्टर में हमने इसकी एक्सरसाइज की। अब आगे हम इनके हेतु लक्ष्य प्रश्न यानी इनका ग्रामर करेंगे। क्वेश्चन 1, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले ब्लैंक्स है। देवताओं के साथ खाली जगह वन से गुजर रहा था। तो उनका आंसर है देवपति। उनके बाद है दूसरी ब्लैंक्स। इंद्र के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की खाली जगह थी। तो उनका आंसर है मूर्खता। थर्ड ब्लैंक्स। पेड़ की खाली जगह छाया में तोते ने होश संभाला। तो मोदमयी छाया में, आनंददायी जो छाया थी उसकी, उसमें। आगे है तोता उस पेड़ को अपना सच्चा खाली जगह मानता था। तो वो उनको सच्चा अपना साथी मानता था। साथी उनका सही आंसर है। आगे इंद्र ने खोखले वृक्ष में खाली जगह को देखा। तो उनका आंसर है तोते को देखा। आगे ब्लैंक्स नंबर 6। पेड़ पर खाली जगह ने आफत ढा दी थी। तो उनका आंसर है शिकारी। उनके बाद 8 नंबर। इंद्र खाली जगह को देखकर दंग रह गए। तो उनका आंसर है सूखे पेड़। सॉरी, बीच में एक 7 नंबर की ब्लैंक्स रह गई। शिकारी का बाण खाली जगह था। तो उनका आंसर है विष बुझा। विष के अंदर बुझा हुआ यानी विष वाला अंदर रखा हुआ। अब आगे है ब्लैंक्स नंबर 9। सूखे तरुवर पर तोता ब्लैंक्स बनकर बैठा था। तो उनका आंसर है अनजान और अनाड़ी बनकर बैठा था। ये था क्वेश्चन 1, जिनके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी ब्लैंक्स थी। अब आगे है निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। जब तोता जन्मा तब वृक्ष की शोभा निराली और मनमोहक थी। तो इनका आंसर है सही। ये सेंटेंस है वो सही है। यहाँ इनके आंसर दिए हुए हैं। आगे है 2 नंबर। सूखे तरु को देखकर तोता खुश हो गया और दूसरे पेड़ पर चला गया। तो इनका आंसर है गलत। ये सेंटेंस गलत है। अब आगे है 3 नंबर। पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर इंद्र दंग रह गए। ये सेंटेंस है सही है। अब आगे है 4 नंबर। सूखे तरु पर तोता तरोताज़ा बनकर बैठता था। तो ये वाक्य गलत है। अब आगे 5 नंबर। पेड़ पर लकड़हारे ने आफत ढा दी थी। तो ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि शिकारी ने पेड़ पर बाण चलाया था विष में बुझा हुआ। आगे 6 नंबर है। तोता उस पेड़ को अपना बड़ा भाई मानता था। तो ये वाक्य भी गलत है। 7, देवताओं के साथ गरुड़ गुजर रहा था। ये भी गलत है। उनके साथ देवपति गुजर रहे थे।
तोते को पेड़ की डाली डाली से प्यार था। ये सही वाक्य है। आगे, इंद्र के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की मजबूरी थी। गलत, ये गलत वाक्य है। उनके बाद है 10 नंबर, शिकारी का बाण तीक्ष्ण था। ये भी गलत वाक्य है। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारी टेक्स्ट बुक में है, उनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पेड़ पर विष बुझा बाण किसने लगाया? तो उनका आंसर है, ये नीचे ही आंसर दिए गए हैं, तो उनका आंसर है पहला आंसर, पेड़ पर विष बुझा बाण शिकारी ने लगाया। सेकंड, तोता कहाँ रहता था? तो उनका आंसर है, तोता सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। खोखले में रहता था। आगे, थर्ड क्वेश्चन, पेड़ की कैसी छाया में तोते ने होश संभाला? तो उनका आंसर है यहाँ थर्ड, पेड़ की मोदमयी छाया में तोते ने होश संभाला। आगे, 4 नंबर का क्वेश्चन, तोते ने क्या वर मांगा? तो उनका आंसर है, तोते ने वर मांगा कि सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। उनके बाद आगे है 5th नंबर का क्वेश्चन, तोते के जन्म समय पेड़ कैसा था? तो इनका आंसर यहाँ है, तोते के जन्म समय पेड़ निराला और मनमोहक था। सबको प्यारा लगे ऐसा हरा भरा पेड़ था। आगे, जंगल कैसा था? तो उनका आंसर है, जंगल बहुत विशाल और सुंदर था। आगे, पक्षी को क्या अच्छा लगता है? तो लास्ट क्वेश्चन आंसर, हरेक पक्षी को हरे भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, MCQ। देवता और देवपति कहाँ से गुजर रहे थे? तो उनका आंसर, देवता और देवपति वन से गुजर रहे थे। दूसरा, इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी? तो उनका आंसर है, आपको साथ में दिखा भी देती हूँ मैं, MCQ जो है सेकंड। तो उनका आंसर है, यहाँ पर है सूखे तरु पर रहना। सूखे तरु पर जो रह रहा था ना तोता, ये उनका आंसर है। अब आगे है 3rd नंबर का विकल्प, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किसे आश्चर्य हुआ? तो उनका आंसर है, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किसको हुआ? तो इंद्र को। किसको हुआ आश्चर्य? तो के इंद्र को आश्चर्य हुआ। आगे, हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। यह वाक्य किसने कहा? तो इनका आंसर है, तोते ने कहा। यहाँ इनके आंसर भी दिए गए हैं। 4 नंबर में तोते ने कहा। फिर है
आगे 5 नंबर का विकल्प, विष बुझा बाण किसने मारा? तो उनका आंसर है विष बुझा बाण शिकारी ने मारा, ए। आगे है पेड़ की छाया कैसी थी? तो पेड़ की छाया कैसी थी? तो के मोदमही, आनंददायक छाया थी। अब आगे है MCQ 7 नंबर, पेड़ को सच्चा साथी कौन मानता था? तो उनका आंसर है तोता, ए, तोता। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, यह वरदान किसने मांगा? तो यह वरदान डी, तोते ने मांगा। इनका सही आंसर है डी, तोते ने मांगा। अब आगे पहले हेतु लक्ष्य क्वेश्चन आंसर थे, अब आगे ये ग्रामर है। विभाग ए के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो यहाँ मैं सीधा आपको उत्तर वाले ही करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ उनके सामने सीधा उत्तर ही दिया गया है। ये सारे समानार्थी या तो पर्यायवाची शब्द है। तो पहला पर्यायवाची शब्द है महिमा, तो उनका अर्थ होता है प्रताप। दूसरा अति, तो उनका पर्यायवाची होता है काफ़ी। उनके बाद है निकट, तो उनका पर्यायवाची होता है समीप। फिर तरु, तो उनका होता है पेड़। 5th नंबर मनहर, तो उनका होता है मनोहर। 6 डाली, तो उनका पर्यायवाची होता है शाखा। 7 नंबर आफत, तो उनका पर्यायवाची होता है कठिनाई। 8 नंबर कहानी, तो उनका होता है कथा। उनके बाद है 9 नंबर, तो उनका होता है देवपति, तो उनका अर्थ होता है इंद्र। आगे है हर्षित, तो उनका होता है समानार्थी शब्द प्रसन्न। 11 नंबर है तन, तो उनका पर्यायवाची होता है शरीर। उनके बाद है 12 नंबर शोभा, तो उनका पर्यायवाची शब्द होता है सुंदरता। उनके बाद है 13 नंबर हरदम, तो उनका पर्यायवाची होता है हमेशा। उनके बाद है 14 नंबर, तो उनका पर्यायवाची होता है विष। 14 नंबर का पर्यायवाची शब्द है विष, तो उनका अर्थ होता है जहर। 15 नंबर तुरंत, तो उनका पर्यायवाची होता है फौरन। फिर 16 नंबर बाण, तो उनका पर्यायवाची होता है शर। आगे 17 नंबर तोता, तो उनका पर्यायवाची होता है शुक। तोते को शुक भी कहते हैं और बाण को शर। ये दोनों थोड़े डिफरेंट पर्यायवाची है। अब आगे है आगे है विलोम शब्दों की जोड़ियां बनाइए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। विलोम या विरुद्धार्थी दोनों एक ही होते हैं। यहाँ भी आपको अ विभाग के सामने ब विभाग के शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको अ विभाग में जो दिए हैं उनको ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो मैं आपको सॉरी स्टूडेंट, सीधे आंसर वाले ही आपको विलोम शब्द दिखा रही हूँ, ठीक है।
यहाँ उनके सामने सीधे आंसर ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले विलोम शब्द है प्राचीन, तो उनका विरुद्धार्थी होता है अर्वाचीन। 2 नंबर पुण्य, तो उनका विलोम होता है पाप। मूर्खता, तो उनका विरुद्धार्थी होता है बुद्धिमता। देव, तो दानव। निकट, तो दूर। विस्तृत, तो संकुचित। फिर 7 नंबर भाग्यवान, तो अभागा। 8 नंबर बलशाली, तो दुर्बल। 9 नंबर कुरूप, तो रूपवान। फिर 10 नंबर होश, तो बेहोश। फिर 11 नंबर छाया, तो धूप। 12 नंबर विष, तो अमृत। 13 नंबर बचपन, तो बुढ़ापा। 14 नंबर अंत, तो आरंभ। 15 नंबर जीवन, तो मरण। 16 नंबर भारी, तो हल्का। और 17 नंबर हर्ष, तो विषाद। ये थे आपके विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जिनके अंदर भाववाचक संज्ञाओं की जोड़ी बनानी है। जो भाववाचक संज्ञा है उनको एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के सामने जोड़ना है या तो उनके सामने लिखना है। तो इनके भी मैं आपको डायरेक्ट उत्तर वाले ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिनका सामने सही उत्तर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है सुनाना, तो उनकी भाववाचक संज्ञा होती है सुनवाई। 2 नंबर खोखला, तो उनका भाववाचक होता है खोखलापन। 3 नंबर पूछना, तो पूछ। 4 नंबर पर मूर्ख, तो मूर्खता। 5th विस्तृत, तो विस्तार। 6 नंबर कुरूप, तो कुरूपता, ये उनकी भाववाचक संज्ञा है। फिर है 7 मुस्काना, तो मुस्कान। आगे है सच्चा, तो सच्चाई। साथी, तो साथ। शिकारी, तो शिकार। फिर आगे है मरना, तो मृत्यु। और फिर लास्ट पूर्ण, तो पूर्णता। ये थे सारे आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर में। इनके अंदर है कर्तृवाचक संज्ञाओं की जोड़ बनाइए। तो यहाँ आपको सारी की सारी कर्तृवाचक संज्ञाएं दी गई है। इनके अंदर भी हम सीधा आंसर वाली ही संज्ञा में आपको बता रही हूँ। उनके सामने उनका सही आंसर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन के सामने। तो आगे है कर्तृवाचक संज्ञाएं। तो इनमें भी मैं आपको जिनके सामने उनका सही उत्तर ही लिखा हुआ है वही करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कहानी। तो उनके सामने उनकी कर्तृवाचक संज्ञा होगी कहानीकार। फिर है 2nd नंबर जन्म, तो जन्मदाता।
उनके बाद है शिकार, तो शिकारी। उनके बाद है बोलना, तो वक्ता। 5th नंबर वर, तो वरदाता। 6th छाया, तो छायादार। 7 मन, तो मनहर। 8 गाना, तो गायक। 9 नंबर सुख, तो सुखद। 10 नंबर विष, तो विषधर। ये थे सारे कर्तृवाचक संज्ञाएं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो पहला कर्तृवाचक शब्द समूह है 1 नंबर राजा की पत्नी, तो उनको क्या कहते हैं? रानी। क्या कहते हैं? रानी। दूसरा है जहाँ मनुष्य न हो, जहाँ मनुष्य न हो इसको क्या कहते हैं? तो कि निर्जन। जहाँ कोई जन ही नहीं है तो उसे कहते हैं निर्जन। उनके बाद है जिसे कोई जानता ना हो, जिसको कोई भी जानता ही ना हो ऐसा, तो ऐसा क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनजान। क्या कहते हैं? अनजान। उनके बाद है 4 नंबर दूर दूर तक फैला हुआ, तो उसका आंसर है यहाँ जो नीचे दिए गए हैं सारे आंसर। 4 नंबर विस्तृत। दूर दूर तक फैला हुआ तो उसे कहते हैं विस्तृत। क्या कहते हैं? विस्तृत। इनके बाद है 5th नंबर आनंद से भरी हुई, तो उनको कहते हैं मोदमयी। क्या कहते हैं? मोदमयी। फिर 6 नंबर नया जीवन, तो उसे कहते हैं नवजीवन। फिर है 7 नंबर जिसमें जीवन ना हो, तो उसको कहते हैं निर्जीव। 8 नंबर जिसमें बल ना हो, तो उसको कहते हैं निर्बल। फिर है 9 नंबर देवों के अधिपति, तो उसको कहते हैं देवपति। 10 नंबर भूखे पति, तो उसको कहते हैं भूपति। उनके बाद है 11 नंबर एक तीर्थ नगरी, तो उसको कहते हैं काशी। 12 नंबर जो अपने काम में कुशल नहीं है, तो उसका आंसर है अनाड़ी। 13 नंबर देवताओं का राजा, तो उसको कहते हैं इंद्र। ये थे आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द। टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं उनके अलावा भी आपको मैंने जो आपके पोयम में आते हैं वो करवाए हैं, इनमें दिए गए हैं वो। आपके क्वेश्चन आंसर में स्वाध्याय में इतने सारे नहीं है, सिर्फ 4 ही है, तो और भी हमने देख लिए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए। तो पहला है पुण्य भूमि, तो वो कर्मधारय समास है। फिर है देवपति, तो उनका आंसर है तत्पुरुष। फिर है रात दिन, तो वो है द्वंद्व समास, योजक चिन्ह आता है ना। फिर है आजीवन, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। फिर है मनहर, तो वो है बहुव्रीहि। फिर है अनजान, तो वो है कर्मधाराय। फिर है बहुव्रीहि। फिर है नवजीवन, तो वो है कर्मधाराय। फिर है 8 प्रतिदिन, तो वो है द्वंद्व समास। अब आगे है निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ हमें संधि दी गई है, जिनके उत्तर नीचे है वही मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। निर्जन, तो उनका संधि विग्रह होगा निह वत्ता जन। उनके बाद है स्वागत, तो सु वत्ता आगत।
फिर है अभ्यागत, तो अभि वत्ता आगत। फिर है निर्जीवित, तो निह वत्ता जीवित। फिर है व्याकुल, तो वी वत्ता आकुल। प्रत्यय, तो प्रति वत्ता एक। फिर है अत्यधिक, तो अति वत्ता अधिक। फिर है एवं अस्तु, तो एवं प्लस अस्तु। ये था संधि विग्रह। अब आगे है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। तो यहाँ आपको 3 मुहावरे दिए गए हैं। पहला है दंग रह जाना, तो उनका अर्थ होता है अत्यधिक चकित होना। दूसरा है हाथ बांटना, तो उनका अर्थ होता है सहायता करना। फिर 3rd नंबर है होश संभालना, तो वयस्कता आरंभ होना। ये था आपका ग्रामर और हेतुलक्षी कुछ क्वेश्चन आंसर थे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।